नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे आप एग्जिट पोल सीधा डीबी लाइव पर देखेंगे, इसीलिए आज नजर नजरिया मैं 4 बजे आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूं। लेकिन इस सबके बीच बिहार में बड़े पैमाने पर वोटिंग चल रही है और ऐसा लग रहा है कि पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। यानी कि पहले चरण में भी जो वोटिंग हुई थी 65%, उसके भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है। मैं आपको ये बता दूं कि 3 बजे तक ही 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है। 60.4% तक मतदान 3 बजे तक ही हो चुका है। और सबसे ज्यादा मतदान हुआ है किशनगंज में 51.86%। तो आप सोचिए कि कैसे जो पिछली बार का जो मतदान हुआ था पिछले चरण का ही, उसने ही बिहार के अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसके तमाम रिकॉर्ड उसने वोटिंग परसेंटेज के तोड़ दिए थे। और अब पहले चरण से दूसरे चरण में लग रहा है कि ये 70% तक जा सकता है। तो इससे साफ तौर पर आप ये समझिए कि जो सरकार है, जो 20 साल से है, क्या वाकई में उसको लेकर इतना उत्साह नजर आएगा? क्या ये वोट बदलाव के लिए है? ज्यादातर विश्लेषकों का ये मानना है और अमूमन ये देखा गया है कि इतने बड़े पैमाने पर बदलाव के लिए ही वोट किया जाता है और बदलाव की एक बयार जो है वो जमीन पर सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रही है। यही वजह है कि इस तरह के हथकंडे जो हैं अपनाए जा रहे हैं। ये इल्जाम जो बीजेपी के ऊपर लगाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। ये जो आप तस्वीर फिलहाल देख रहे हैं, वीडियो जो आप फिलहाल देख रहे हैं, इसको ट्वीट किया है आरजेडी ने। आरजेडी ने लिखा है कि देश के आंतरिक सुरक्षा की पूरी तरह से अनदेखी करके अमित शाह बिहार में 1 महीने से डेरा जमाए भाजपा शासित राज्यों से निर्देशित सुरक्षा बल बुलाकर ये सुनिश्चित कर रहे थे कि किसी भी भाजपा के लिए बोगस वोटिंग करवा सके किसी भी हालत में और अपराधी पकड़ा ना जाए। ऐसे लापरवाह और गैर जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री के लिए देश के नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्हें बस जैसे तैसे सत्ता के दुरुपयोग से धांधली करवाकर चुनाव जीतने से मतलब है। क्योंकि जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं उसमें एक शख्स है जो भगवा पगड़ी जो है वो पहने हुए है और वो बताया जा रहा है कि बोगस वोट डाल के भागता हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये शख्स, और देखिए पुलिस इसको पकड़ भी नहीं रही है और फिर ये अचानक से भागता है और खेतों में भागता हुआ नजर आता है। पीछे से लोग कहते भी हैं कि पकड़ो पकड़ो, लेकिन इसको पकड़ा नहीं जाता है और ये यहां से भाग जाता है। दूसरी एक और वीडियो है जो आरजेडी ने जो ट्वीट की है। आरजेडी ने दूसरी वीडियो भी दिखा दीजिए। उन्होंने लिखा है कि पूर्णिया विधानसभा के वार्ड नंबर 1 बूथ नंबर 4 पर भाजपाई गुंडों द्वारा वोटिंग डिस्टर्ब की जा रही है और महागठबंधन के पोलिंग एजेंट्स के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सुरक्षा बल मूक दर्शक बने हुए बैठे हुए हैं। तो अभी अब से कुछ देर पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया। पहले उन्होंने धन्यवाद किया, वोटर्स का, जनता का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि लाइनों में अगर आप लगे हुए हैं तो आप वोट करके ही लौटिए, लाइनों से बिना वोट डाले आप मत लौटिए। क्योंकि उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं वोटिंग को धीमा किया जा रहा है, वोटिंग को डिस्टर्ब किया जा रहा है और धीमा कराने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो वोटर्स हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं या जो वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो झल्लाकर या परेशान होकर वो वापस चले जाएं। ये इल्जाम जो है वो आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है और ये कहते हुए तेजस्वी यादव ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है। आप समझ लीजिए कि कैसे बीजेपी के माथे से पसीना जो है वो छूट रहा है और इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग जाएगा कि जिस तरह से अमित शाह ने वहां पर डेरा डाला हुआ था और फिर दिल्ली में जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। और इस सब के बीच आप ये देखिए कि देश के प्रधानमंत्री, जहां देश की राजधानी और लाल किले जैसे जो इलाका है वहां पर ये ब्लास्ट हुआ है और अब इसको आतंकी ब्लास्ट जो है बताया जा रहा है, आतंकी अटैक जो है इसको बताया जा रहा है। अभी भी बहुत सारी चीजों की पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री भूटान चले गए हैं। कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, बल्कि भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका 70वां जन्मदिन मनाने के लिए 2 दिन के भूटान दौरे पर आप चले गए हैं। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री की, हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या प्रायोरिटीज हैं, उनके लिए क्या अहमियत रखता है। जब तक चुनाव था बिहार में तब तक वो यहां पर डटे हुए थे। जैसे ही चुनाव
यहाँ यानी कि रैलियां और प्रचार सब कुछ खत्म हुआ, उन्होंने अपना झोला उठाया और वो भूटान के लिए निकल लिए। और ऐसे वक्त में जब पूरा देश सवाल पूछ रहा है, पूरा देश सन्न है कि आखिर कैसे ये इंटेलिजेंस फेलियर हुआ इतने बड़े पैमाने पर, जब बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में वोटिंग हो रही है, तो दिल्ली में यहाँ पर ये ब्लास्ट जो हुआ है और जो आतंकी नेटवर्क का जो पर्दाफाश करने की बात कही जा रही है, जिसके कनेक्शन कश्मीर से जोड़े जा रहे हैं, इस सब के बारे में धीरे धीरे करके पर्दाफाश होगा। लेकिन अभी इस तरह की तमाम चीजें की जा रही हैं और सोशल मीडिया पर और तमाम जो राइट विंग है वही इसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके सांप्रदायिक इसको रंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मरने वालों में मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और जो घायल हुए हैं उनमें भी तमाम धर्म के लोग हैं। लेकिन आपको पता ही है कि किस एजेंडे के साथ इस तरह का नैरेटिव जो है वो चलाया जाता है, और खासतौर पर जब एक राज्य में चुनाव चल रहे हों तो इसको किसी भी कीमत पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जो जिनकी जाने चली गई उन सबके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, जो घायल हैं हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और ये भी हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ये बताएंगे हमें कि ये इंटेलिजेंस फेलियर बार बार जो हो रहा है पुलवामा से लेकर और अब यहाँ पर, ये आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। पहले तो हमने इस्तीफे होते हुए देखे हैं, लेकिन क्या अब प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जिम्मेदारी लेते हुए क्या इस्तीफा देंगे, या फिर इसको कोई और रंग देके कुछ और कहने कुछ और करने की कोशिश की जाएगी। इस सब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन बात मोटे तौर पर बिहार की हम करेंगे। बिहार में जिस तरह से वोटिंग हो रही है, बम्पर वोटिंग हो रही है, वो जाहिर सी बात है एनडीए और बीजेपी के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि 20 साल से जो सरकार हो उसके लिए लोग इतने उत्साहित होकर वोट करें। अगर ऐसा ही था तो पिछली बार क्यों नहीं किया था लोगों ने, उससे पिछली बार क्यों नहीं किया था लोगों ने, अभी इसी बार ही क्यों किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और साफ तौर पर दिखता है कि लोग पलायन, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सब जो है इसको लेकर वोट कर रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसको लेकर लोग वोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लगता है कि लोग जो हैं वो चेंज के लिए भी वोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली क्या होने जा रहा है, अब से कुछ देर में आपको 5 बजे हमारे एग्जिट पोल में उसकी एक बानगी आपको नजर आएगी। नतीजों से पहले एक तरह से नतीजे या रुझान आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए इसी पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, स्क्रीन पर आप ले आइए। मेरे साथ 2 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। फराह शकीब है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बिहार से आते हैं। फराह, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ सिद्धार्थ भी जुड़ गए हैं, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, वो भी बिहार से आते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शकीब, आपसे मैं शुरू करना चाहूंगी, ये जो बम्पर वोटिंग हुई है और जिसने अब पहले चरण के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और लग रहा है कि 70% तक तो जा ही सकता है, हो सकता है उससे आगे भी चला जाए, क्योंकि अभी से 3 बजे तक, अभी 3 घंटे और हैं। और इसके साथ साथ किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग होना 51.86%। ये क्या दिखाता है, ये क्या बतलाता है? और फिर तेजस्वी यादव का ये कहना कि जानबूझकर वोटिंग को स्लो किया जा रहा है, जो लोग लाइनों में लगे हैं वो लाइनों में लगे रहें और वोट करके ही वापस लौटे। देखिए बुशरा जी, 1 बजे तक का जो मेरे पास डेटा था, 1 बजे तक वाल्मीकि नगर में 53% वोटिंग हो गई थी। वाल्मीकि नगर को गेटवे ऑफ बिहार कहा जाता है, जो बिल्कुल नेपाल बॉर्डर पे है। हम लोग जब घूम रहे थे तो हम लोग जोगबनी गए, वो भी नेपाल बॉर्डर पे है। हम लोग रिक्शा से फिर नेपाल चले गए थे घूमने के लिए। तो वहां 53% वोटिंग होना, मतलब पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के इलाके में, जहां पिछली बार की 20-21 सीटों में से भाजपा ने 16-17 सीटें जीती थी, उस इलाके में 1 बजे तक इतनी बम्पर वोटिंग होने का मतलब है कि जनता को कुछ न कुछ बदलाव चाहिए, या जनता कम से कम पॉलिटिकल हिंदुत्व के नाम पर इस तरह से एग्रेसिव वोटिंग नहीं कर रही है। कल के वाकये के बाद कोशिश बहुत की गई व्हाट्सएप ग्रुप्स में छोटे छोटे क्लिप्स, और ये जो आईटी सेल एक्टिव होता है, मालवीय साहब का क्या नाम है उनका, अमित मालवीय, माफ कीजिएगा, अमित मालवीय साहब का जो आईटी सेल का ग्रुप है वो पूरा एक्टिव हुआ, और तरह तरह की जो फर्जी वीडियोस हैं वो सब वायरल कराए गए व्हाट्सएप ग्रुप्स में। लेकिन जो पॉलिटिकल वोटिंग ट्रेंड आज दिखा सेकंड फेज में, उसमें आपको कहीं से भी ये सूचना, अभी सिद्धार्थ भाई भी इसको आपको एक्नॉलेज करेंगे, कि उसमें कहीं भी आपको इसकी खबर नहीं आई कि बहुत ज्यादा मतलब पोलराइजेशन हुआ है वोटिंग में। वोटिंग ट्रेंड में पोलराइजेशन का अभी तक कहीं से कोई वो है, कहीं से कोई सूचना नहीं है, कहीं से कोई खबर नहीं है। लोग अपने मुद्दों पर वोट कर रहे हैं,
लोग सरकार के बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। लोग जो मुद्दे हैं पलायन, रोजगार के, उन मुद्दों पर ही लोग वोट कर रहे हैं। और जातीय समीकरण जो तमाम चुनावों में बिहार में सबसे ज्यादा हावी होता है, उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए लोग वोट कर रहे हैं। इस बार महागठबंधन ने टिकट शेयरिंग में भी इस बात का खास ख्याल रखा था कि जो एम वाई है उनका, जिसके बारे में कहा जाता है तेजस्वी यादव के बारे में कि एम वाई मतलब मुस्लिम यादव, उसको उससे बियॉन्ड जाकर के उन्होंने सीट शेयरिंग किया था, टिकट वितरण किया था। और उसका असर इस चुनाव में दिखा है। जहां आरजेडी ने कायस्थ उम्मीदवार को वोट दिया, टिकट दिया है, वहां कायस्थों का एक बड़ा वर्ग आरजेडी के उम्मीदवार के साथ वोट करता रहा है, मतलब आरजेडी के पक्ष में मतदान करता रहा है, और एम वाई तो प्लस है उनका। उसी तरह से जहां भूमियार समाज के कैंडिडेट को वोट दिया, टिकट दिया गया है, वहां भूमियार समाज का के लोग जो है वो आरजेडी के लिए वोट कर रहे हैं, और एम वाई प्लस तो है ही। उसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए जो टिकट वितरण किया गया था तमाम इलाकों में, उसका भी असर देखने को मिला है। और सीमांचल की एक सीट की मेरे पास सूचना है, अररिया की जो शहरी सीट है, वहां पर जेडीयू की उम्मीदवार है शगुफ्ता अजीम। और जब हम लोग घूम रहे थे तो हमारे पास ये खबर थी कि आबिदुर रहमान जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो लीड कर रहे हैं। लेकिन आज मेरे पास जो सूचना है, वहां पर शायद वो सीट जो है, जेडीयू ने जिन 4 मुसलमानों को टिकट दिया है उसमें से एक मुसलमान जो है वो शगुफ्ता अजीम, वो शायद वो सीट निकाल ले जाएं जदयू की तरफ से, अररिया की सीट। बाकी जगहों पर महागठबंधन के पक्ष में बहुत तगड़ा मतदान हो रहा है। और कांग्रेस सीमांचल के इलाके में पहली बार से बेहतर परफॉर्म करने जा रही है। पिछली बार सीमांचल के इलाके में जो 24 सीटें हैं उनमें से 12 सीटें जो एनडीए जीतने में कामयाब हो गई थी, जिसमें से 8 बीजेपी ने जीता था और 4 जनता दल यूनाइटेड ने जीता था, और 5 ओवैसी साहब की पार्टी जीत गई थी, और 7 पर जो है महागठबंधन ने अपना परचम लहराया था, जिसमें से 5 आरजेडी, एक वीआईपी और एक कांग्रेस जीत पाई थी। लेकिन इस बार वो आंकड़ा आपको 12 जो मतलब 7 जो महागठबंधन के पाले में सीटें थी, वो 7 से 17 18 तक जा सकती है। और अगर 7 से 17 18 सीटों तक महागठबंधन सीमांचल में पहुंच जाता है तो आप समझ लीजिए कि तेजस्वी की सरकार को फिर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि पिछली बार सारा देखिए, शाहाबाद, भोजपुर, मगध का उधर आप देख लीजिए, शाहाबाद मगध वाला इलाका है पूरा, इधर आपको मिथिलांचल और चंपारण का इलाका है, और इधर सीमांचल है। तो मगध शाहबाद के इलाके में महागठबंधन को एज है, इधर आपको चंपारण और मिथिलांचल के इलाके में एनडीए को बढ़त मिलती है। लेकिन अंपायर की भूमिका सीमांचल निभाता है। सीमांचल सीमांचल का झुकाव जिधर हो जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो इस बार सीमांचल का बहुत स्पष्ट झुकाव जो है वो महागठबंधन की तरफ दिख रहा है। और बाकी इधर ऐसा नहीं है कि एनडीए बहुत अच्छा, पहले बार से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका एनडीए का परफॉर्मेंस इस इलाके में जो मिथिलांचल और चंपारण का इलाका है वहां नीचे होने जा रहा है, जबकि एनडीए महागठबंधन का परफॉर्मेंस जो नवादा और महागठबंधन शाहबाद और वो वाला भोजपुर वाला बेल्ट है उसमें पहले से बेहतर होने जा रहा है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। उपेंद्र कुशवाहा क्या की अब तक की माने पत्नी की चुनाव लड़ रही है। पीसफुल रही है वोटिंग? अब तक की माने की पीसफुल नहीं, रही है वोटिंग? क्योंकि पीसफुल देखिए, पीसफुल वोटिंग तो नहीं कह सकते हैं। प्रशासन एक अलाई पार्टनर की तरह काम करता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, खास के वो पहले फेज में भी दिखा और वो इस फेज में भी दिखा। आपको बहुत जगह से ऐसी खबरें आई हैं। पहले फेज में हमारी सीट पर, हमारे मुंगेर विधानसभा सीट पर मुसलमान वोटरों को परेशान करने की कोशिश की गई। इवन जो आदमी जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो जो है मुस्लिम महिलाओं का नकाब उठा करके वो चेक करता हुआ बताया गया। मैं तो था नहीं यहाँ पर, लेकिन मुझे लोगों ने बताया, और उसके बाद फिर अच्छी खासी मतलब हार्ड टॉक भी हुआ प्रशासन से, और उनको ये बताया गया कि आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किसी का चेहरा देखें या आप आइडेंटिटी कार्ड चेक करें। आइडेंटिटी कार्ड चेक करने की अथॉरिटी जो पोलिंग पार्टी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अंदर टेबल पे बैठे वहां पर है। आपका काम सिक्योरिटी का है। जैसे कुंदरकी में हम लोगों ने देखा है कि पुलिस वाले आई कार्ड चेक कर रहे थे वोटर्स का, उनके पास वो पावर नहीं है। आपको सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी है पोलिंग बूथ के अराउंड, कि वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हो, वहां पर कोई अराजक तत्व आकर के अराजकता न फैलाए, वहां पर कोई हिंसा नहीं हो। आपके पास इसकी जिम्मेदारी है। आपके पास इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप वोटर का आई कार्ड चेक करें कि कोई कौन यहाँ का वोटर है, कौन इधर का वोटर है कि नहीं। वो काम दूसरे लोगों का है, वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। तो इस तरह से आपने अभी एक विजुअल्स दिखाए कि जहां पर जो एक आदमी जो है वो भगवा गमछा लपेटे हुआ है सर पे, और इस तरह से वो वोट करके फिर एकदम से भागता है। तो ये तमाम चीजें तो हैं। लेकिन उसके बावजूद चूंकि वोटर्स बहुत एग्रेसिव थे,
और सबसे बड़ी बात ये कि लोगों के अंदर मैंने ये भी देखा कि लोगों के अंदर में इस बात को लेकर के अवेयरनेस थी। और खासकर जब से राहुल गांधी वोटर चोरी की बात कर रहे हैं, और संजय राउत ने एक बयान दिया था महाराष्ट्र चुनाव के बाद कि आरएसएस के पास कम से कम 35 से 40 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनको वो ट्रैवल कराती है, जिस स्टेट में चुनाव होते हैं वहां उनको शिफ्ट किया जाता है। तो इस बार इस चीज को लेकर मैंने बहुत लोगों में अवेयरनेस देखा कि उनको ये ध्यान रखना था कि भाई अब एक बूथ पर 800 से 1200 वोटर होता है, और वो सब एक दूसरे को जानते हैं। एक मोहल्ला होता है, एक सोसाइटी होती है, कॉलोनी होती है, गांव में तो लोग दूर दूर तक लोगों को जानते हैं, शहर में लोग एक दूसरे को बहुत दूर दूर तक जानते हैं। तो इस उस बात को लेकर लोगों के अंदर में थोड़ी चेतना थी कि अगर कोई नया चेहरा हमारे वोट बूथ पे दिखता है तो हमको उसकी इंक्वायरी करनी है कि ये अननोन, ये आदमी जो कभी नहीं दिखा है यहाँ पर हमारे इलाके में, ये आज एकदम से पोलिंग बूथ पर कैसे दिख रहा है, तो हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसको भी लेकर के लोगों के अंदर में अवेयरनेस थी। ये जो बार बार वोटर चोरी के मामले सामने आए, तो इसने इम्पैक्ट डाला है वोटर्स के ऊपर में, और वो खुद भी इस बात के लिए तैयार थी कि वोट चोरी नहीं होने देना है, और हमको मार्जिन इतना बढ़ा देना है, 2000 3000 के बजाय हम 5000 8000 तक मार्जिन ले जाएं, जिसकी रिगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाए चुनाव आयोग के लिए भी, और जो मशीनरी ये लगा करके वोटर रिगिंग करते ये हैं, लगता है, ये एक साफ तौर जगह पर से। लगता है कि जी, ये साफ तौर पर लगता भी है शकीब, क्योंकि पिछली बार से अगर इस बार का अगर हम कंपैरिजन करें कि क्या बदला है और क्यों लोग इतनी बड़ी तादाद में लोग वोट कर रहे हैं, तो उसके दो रीजन सबसे बड़े नजर आते हैं। एक तो चेंज के लोग चेंज के लिए वोट कर रहे हैं। एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि क्या नीतीश के गुड बाय जो है बहुत रिस्पेक्टफुली करना चाहते हैं, तो क्या इसलिए भी है। एक और रीजन ये है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एसआईआर। लोगों को लग रहा है उनके वोट देने का हक जो है वो उनसे छीना जा रहा है, तो हमें और बढ़ चढ़कर और ज्यादा तादाद में बाहर निकलकर वोट करना है। खासतौर पर वो लोग जिनको लगता है कि जिनके लिए वोट देना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं दो तीन एग्जाम्पल यहाँ बताऊं कि यहाँ मेरी बेटी के स्कूल का ड्राइवर है, वो ऑल द वे, आप सोचिए यहाँ से, वो बिहार के रहने वाले हैं, वो पहले ट्रेन से गए हैं और फ्लाइट का टिकट लेकर आ रहे हैं, एक वैन ड्राइवर, सिर्फ वोट देने के लिए। इसी तरीके से एक टेलर है, वो भी सेम इसी तरह से उन्होंने भी किया है। और ऐसे कई और लोग हैं जिनको मैं जानती हूं, जो कोई बहुत, मैं ये आपको बता रही हूँ कि कोई बहुत पैसे वाले या उस तबके से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए लगता है कि उनको वोट देना उनके लिए कितना जरूरी है कि दिल्ली से अपना सब कुछ छोड़कर वो बिहार जा रहे हैं और बिहार जाकर वो वोट कर रहे हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। एक कमेंट पे सिद्धार्थ जी के पास में जा रही हूँ जी। मैं दो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अभी आपने दिल्ली की बात बताई है। कल मैं एक पैनल में था, वहां एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि अभी वो श्रीलंका से लौटे हैं एक हफ्ता पहले, और वो चेन्नई में रुके, उनको भूख लगी थी, उन्होंने कहा कि मैं खाना खाने चला गया। तो जो वेटर थे जो खाना लेकर आ रहे थे वो बिहार के थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप वोट देने जाएंगे, तो उन्होंने कहा हमने फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी है। वो वेटर का काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा हमने फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी है, हम छठ में नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पास, हमें या तो ये छुट्टी मिलती या छठ के लिए छुट्टी मिलती, तो हम छठ में नहीं गए हैं, हमने अपनी छुट्टी बचा के रखी है कि हम वोट देने जाएंगे। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक प्रोफेसर रहती है, वो रहने वाली दरभंगा की है, उनकी मदर इन लॉ उनके साथ रहती है। तो उन्होंने छुट्टी लिया है वोट डालने के लिए, और वो अपने गांव गई है वोट डालने के लिए। 75 ईयर्स प्लस है उनकी एज, उनकी मदर इन लॉ की। वो गई है वोट डालने के लिए कि हम जाके वोट डाल करके आएंगे। तो ये मतलब जागरूकता है वोटर्स के अंदर में। और आप सोचिए कि, और ये जो बार बार विजुअल्स भी कल कपिल सिब्बल साहब ने जारी किए कि हरियाणा से ट्रेनें बुक करके बीजेपी ने वोटर्स को भेजे हैं, बिहार के लोगों को, उनको ये पता नहीं है कि ये खेल कैसे हो जाएगा। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होंगे जो आए तो हैं, नायब सिंह सैनी साहब ने जो ट्रेन भेजी है और जो बस से चली है उसके उन पे बैठ करके, लेकिन वो यहाँ आकर के तेजस्वी को वोट दे करके वापस चले जाएंगे। भाई आप सबका वोट थोड़ी ना चेक कर रहे हैं बूथ पे खड़े होकर कि जिनको हमने भेजा है उन्होंने हमको वोट दिया कि नहीं दिया। तो ये खेल भी हुआ है। और एक और जी, एक दो तस्वीरें जो आज आज आई हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि घाट पर वोट डालने के लिए 110 साल की कालिया देवी पहुंची, और उसके साथ साथ 105 साल की अमला खातून जो है वो नवादा में उन्होंने जो है वोट किया है। तो 110 साल और 105 साल, तो इसीलिए मैं जो अभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, खासतौर पर बिहार के जो वोटर हैं, मैं उनसे कहूंगी अभी भी आपके पास टाइम है। आप अगर वोट करने के लिए नहीं निकले तो वोट करने के लिए निकलिए, लाइनों में लगिए, अपने मत का इस्तेमाल करिए, अपनी सरकार चुनिए, ताकि 5 साल तक आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सके। अगर आपका उसमें हिस्सा ही नहीं है
तो आप सोचिए कि क्या वाकई में आप उसको अकाउंटेबल उस तरह से ठहरा पाएंगे। आपको जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार मिला है वोट देने का, उसके लिए आप निकलिए। अगर 105 और 110 साल की महिलाएं जाकर वोट कर सकती हैं, तो आपके पास क्या रीजन है वोट नहीं करने का? छुट्टी किसी और दिन मना लीजिएगा। सिद्धार्थ जी, ये जो बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज जो पहले चरण का भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसके आप क्या रीजंस आप ये देखते हैं? और दूसरा सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जो दिल्ली में हुआ है और उसके बाद जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश पूरे सोशल मीडिया, राइट विंग और सबके थ्रू करने की कोशिश की जा रही है, मदरसों और मस्जिदों से जोड़कर जो उसको तमाम चीजों को दिखाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंटेंशनली इलेक्शन में फायदा उठाने के लिए इस तरह का नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। क्योंकि लोगों को लिस्ट देखनी चाहिए, जो मरने वाले हैं और जो घायल हैं उनकी, जो कारें जिनकी उसमें जलकर खाक हो गई हैं उनकी भी, वो सब भी उनकी लिस्ट देखनी चाहिए कि क्या उसमें सिर्फ एक मजहब के मानने वाले लोग हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कल शाम में दिल्ली में 7 बजे के आसपास एक धमाका होता है, जिसको कि प्रधानमंत्री खुद अपने ट्वीट में ब्लास्ट करके नाम देते हैं। 2.5 घंटे के अंदर 2,500 किलोमीटर दूर केरल तक में हाई अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। और उसके बावजूद अगर 24 घंटे तक आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक आतंकवादी हमला था जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उसके बदले आप अगर कुछ लोगों को, कुछ मजहब के नाम के लोगों को, अमित मालवीय जैसे लोग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैट कॉल्स डॉग विजल बोला जाता है, मतलब घुमा फिरा के बोल के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश अगर कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इस चीज में कहीं ना कहीं एक साजिश तो बहुत कठिन शब्द हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि अभी तक अगर इतना सब हो गया तो आपको तो पाकिस्तान का नाम लेके ऑपरेशन सिंदूर 2 कर देना चाहिए था। वो आप नहीं कर रहे हैं, उसके बदले आप नाम नहीं ले रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा जो हताहत हुए हैं उसमें केवल हिंदू, मुसलमान सभी तरह के लोग हताहत हुए हैं। तो दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर कि सब तरह के लोग रहते हैं। तो हमारे मरने वाले बेचारे दिल्ली के नागरिक थे, वो किसी जात के नहीं थे। वो जो ब्लास्ट हुआ था, वो ब्लास्ट ने ये नहीं देखा कि किस किस जात के लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा। वो तो जो आसपास थे सबके ऊपर असर पड़ा, और वो चांदनी चौक इलाके में हुआ तो स्वाभाविक है कि सभी धर्मों के लोग हताहत हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति तो भाजपा ने क्रिएट की है, सच में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। दूसरी बात यह कि एसआईआर के नाम पे ये वोट काटने की कोशिश हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद भी गठबंधन करते समय भी नीतीश कुमार को निपटने की कोशिश हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अपना चुनाव बचाने के लिए 2-3 बी टीमों को बीजेपी ने उतारा इस चुनाव में, अलग अलग राजनीतिक दलों को, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। इसके बाद भी बस नहीं हुआ तो उनके सांसद से लेके उनके राज्य सरकारों तक, ट्रेन तक में लोग आते हैं और 2-2 राज्यों में वोट करके चले जाते हैं। बिहार में पहले वो दिल्ली में भी वोट करते हैं, हरियाणा में भी वोट करते हैं, उत्तराखंड में भी वोट करते हैं और बिहार में भी वोट करते हैं। इसका मतलब धांधली तो हो रही है। ईवीएम का जहां पर रखा गया है वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर अगर वीडियो बंद हो जाते हैं, इसका मतलब धांधली की कोशिश हो रही है। केचुआ की चीज है, ईवीएम जहां रहता है वो तो केचुआ की चीज है। वहां पर अगर गाड़ियां घूम रही हैं, वहां पर अगर असंदिग्ध लोग घूम रहे हैं, इसका मतलब ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है। काफी सारे लोग, जिस तरह से आपकी शुरुआत में विजुअल्स दिखाए, कोई भगवा मुरेठा पहन के, पुलिस जब सामने थी तब तो पुलिस ने उसको पकड़ा नहीं, जब वो पुलिस के सामने से गुजर गया उसके बाद पुलिस उसके पीछे भाग रही है। वो तो पुलिस की तरफ आ रहा था, उसी समय पुलिस पकड़ लेती। इसका मतलब यह है कि बिहार के चुनाव को भाजपा ने काफी सीरियसली लिया है और भाजपा और केचुआ मिलके इसको किसी न किसी तरह से अपने पक्ष में घुमाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन ये भी अब सच होते हुए दिख रहा है कि जिस तरह से आपने बोला, आपके घर के जो आपके सारथी हैं वो हवाई जहाज से भी जा आके वोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे फराज शाकिब साहब ने कहा कि मद्रास में भी, चेन्नई में भी जो बिहार के लोग हैं वो भी बिहार में वोट करने जाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक तरफ से बता रहा है कि जनता भी काफी जागरूक हो गई है और वो वोट डालने निकल गई है। अब खेल ये है हमको पूर्वानुमान लगाना कि ये जो ज्यादा वोट देने निकले हैं, ये तो पहले जो मैंने कहा कि भाजपा और केचुआ मिलके वोट को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो पता है हमको कि वो किस तरफ वोट चोरी होगा। वो तो वोट चोरी किस तरफ होगा वो तो हमें पता है। लेकिन जनता जब बाहर निकली है उसका मतलब क्या है, वो किस पक्ष में इधर या उधर वोट डालने जा रही है, ये एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में $1 मिलियन क्वेश्चन है। कि जिस तरह से कल दिल्ली में घटनाक्रम घटा
उसके चलते क्या वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ती हुई दिख रही है, ज्यादा लोग लाइनों में खड़े हुए दिख रहे हैं, कतार में खड़े हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बिहार की जनता किस तरफ वोट डाल रही है। तो देखिए, बिहार ना अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप कई बार हमें इस कार्यक्रम में बुलाती हैं, कहती हैं कि हम भी बिहार के हैं, बिहार के एक्सपर्ट हैं। सुन के ना कभी कभी हम भी खुद अपने गलतफहमी में हम चले गए कि हम खुद बहुत एक्सपर्ट हैं। उसके बाद देखा कि 4 ठो कैरेक्टर बिहार का ऐसा है, हम बताते हैं। एक कर्ण है, अच्छा था उसने बुरा किया। दूसरा अशोक है, बुरा था उसने अच्छा किया। एक चंद्रगुप्त मौर्य था, सम्राट था, फकीर बन के मर गया। और चाणक्य था, फकीर था लेकिन सम्राट से ज्यादा ताकतवर था। तो इतना विरोधाभास बिहार में है कि हम अपने आप को कैसे एक्सपर्ट कहें। किसी चीज का पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे पुरखे ऐसे थे कि बिहार के दियारा में रहते थे, वो इतने ज्यादा मतलब जो अंग्रेजों का जहाज जाता था उसको भी पकड़ के अंग्रेजों से चुंगी ले लेते थे। तो हमारे पुरखे जिस गांव में थे, भारत भले गुलाम था लेकिन हमारे गांव के पुरखे अपने गांव को कभी गुलाम नहीं होने दिए। तो हमने जाके कोशिश की कि भैया इतना बड़ा अगर हमारे पुरखे हैं, तो कभी हम लंदन में गए थे, वहां ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश लाइब्रेरी में देखा तो बड़ा जोरदार लिखा हुआ था कि हमारे पुरखों के बारे में कि ब्रेव हिंदू प्रेडेटरी वॉरियर ट्राइब। प्रेडेटरी का मतलब हिंसक होता है। अब वो हमारे पुरखे हिंसक हैं, हमने आज तक जीवन भर में अस्त्र शस्त्र तो छोड़िए, कलम छोड़ के आगे कुछ पकड़ा नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा विरोधाभास बिहार है कि उसको किसी भी तरीके से पूर्वानुमान लगाना, आज शाम में 6 बजे के बाद देखिएगा सब तरह के पूर्वानुमान और कयास लगाए जाएंगे कि बिहार इस तरफ वोट कर रहा है, बिहार उस तरफ वोट कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये सभी पूर्वानुमान 14 तारीख को फेल कर जाएंगे। लेकिन एक चीज जो है वो जो बिहार में फेल नहीं करेगी, वो है कि संख्या की बात नहीं है, ट्रेंड की बात है, इसका झुकाव किधर है। बिहार को आप डाटा देख लीजिए। बिहार में जब चुनाव होते हैं तो एक बिहार को आप मान लीजिए एक केक है, तो वो ऐसा भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है, ऐसे भी कटता है। बहुत टुकड़े छोटे छोटे हैं। 2020 के चुनाव में बिहार में 14 राजनीतिक दलों को वोट आए थे। 14 राजनीतिक दल थे जिनको वोट आए थे। राष्ट्रीय दल तो 2 ही रहते हैं, भाजपा और कांग्रेस, मतलब बाकी 12 दल जो होते हैं वो क्षेत्रीय दल होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक राजनीतिक दल था जिसको 1% वोट आया लेकिन उसको सीट 5% आई। लेकिन एक राजनीतिक दल था जिसको वोट परसेंटेज 6 आया लेकिन उसको सीट 1 ही आई। उदाहरण के लिए AIMIM, पिछले चुनाव में बिहार में उसको केवल 1% वोट आया था लेकिन सीट आ गई उसको 5। दूसरे तरफ एक LJP थी, LJP को पूरे बिहार में वोट परसेंट तो आया 5 लेकिन उसको सीट आई 1। तो बिहार एक ऐसा चीज है, इतना बड़ा विरोधाभास है कि उसको पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन एक ट्रेंड बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में जब भी चुनाव होता है वो राष्ट्रीय दलों के लिए घाटे का सौदा होता है। राष्ट्रीय दलों का वोट प्रतिशत धीरे धीरे बिहार में घटता है, क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत बढ़ता है। क्योंकि बिहार का एक डेटा बताता है कि सभी राष्ट्रीय दलों को मिला के भारत में 4-5 मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। एक भाजपा है, एक कांग्रेस है, एक CPI है, एक BSP है, एक आम आदमी पार्टी है। इस तरह के 5-6 राष्ट्रीय दल हैं। सभी राष्ट्रीय दलों को मिला के बिहार में 30% वोट नहीं मिलता। मतलब बिहार में 10 लोगों में से 7 लोग राष्ट्रीय दलों को वोट नहीं करते, वो क्षेत्रीय दलों को वोट करते हैं। और जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो किसी राष्ट्रीय दल के साथ आज भले हो लेकिन वो वैचारिक रूप से नहीं होते, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने हित को साधने के लिए रहते हैं। सबसे बड़ा इसका उदाहरण नीतीश कुमार और DMK है। ये दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं कि किसी समय में ये वाजपेयी के साथ भी थी, किसी समय में वो मोदी के साथ भी थी, कभी वो उनके खिलाफ भी थी, कभी उनके साथ भी थी। भाजपा के साथ भी रही हैं, भाजपा के विरोध में भी रही हैं। ये DMK और नीतीश कुमार की बात बोलता हूं। तो मेरे ख्याल से तो बिहार जो वोट करता है वो वोट सीधे सीधे करता है क्षेत्रीय दलों को। और 14 तारीख को जब आपके नतीजे निकलेंगे तो यही ट्रेंड आपको दिखने को मिलेगा कि क्षेत्रीय दलों का वोट प्रतिशत और सीट प्रतिशत दोनों बढ़ते हुए दिखेगा। राष्ट्रीय दलों को उस तुलना में वोट शेयर और सीट शेयर नहीं आएगा जिस अनुपात में क्षेत्रीय दलों को आ रहा है। तो कुल मिला के आपको 14 तारीख को ये मिलेगा। अब ये जो ऊंट है, मैंने ये बताया कि ऊंट इस करवट बैठेगा, लेकिन वो इस करवट बैठेगा या उस करवट बैठेगा, ये पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। क्योंकि भारत में 3 चीजों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। फ्राइडे को जो पिक्चर लगी है वो हिट होगी या फ्लॉप होगी, पता नहीं। चुनाव का नतीजा क्या होगा, EVM में से या बैलेट में से क्या निकलेगा, पता नहीं। और आज का जो क्रिकेट मैच है वो हिंदुस्तान जीतेगा या हारेगा, ये भी नहीं पता।
तीन चीजें भारत में ऐसी हैं जिसका कि पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। हाँ, ये बता सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बिहार का चुनाव इतना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए था कि उसने अलग 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 कल तक, मतलब चुनाव के एन 12 घंटे पहले तक उसने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये वोट जो ये चुनाव वो चोरी हो जाए, झुकाव उसकी तरफ आ जाए। वो भी और केचुआ ने मिलके सारे तरह के अच्छे बुरे हथकंडों का इस्तेमाल किया, ये भी सच है। और दूसरी तरफ ये भी सच है कि बिहार की जनता एसआईआर के नाम पे भी गुस्से में थी और जनता इस बार बाहर निकल के वोट कर रही है, ये भी सच है। तो अब जनता ज्यादा महत्वपूर्ण है या भाजपा का तंत्र? लोकतंत्र दो शब्दों का जोड़ होता है, एक लोक और एक तंत्र। संख्या में हमेशा लोक बड़ा होता है, तंत्र भले छोटा होता है लेकिन वो संगठित होता है। भाजपा के पास तंत्र है, उसने तंत्र से लोक को कंट्रोल करने की कोशिश की है। अब लोक तंत्र को अपने कंट्रोल में लेता है या तंत्र के अंडर में लोक है, ये 14 तारीख को पता लग जाएगा, क्योंकि ये स्पष्ट है कि तंत्र ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी और आज हम देख रहे हैं कि लोक भी पूरी ताकत लगा रहा है। अब लोक ज्यादा भारी पड़ेगा या तंत्र ज्यादा भारी पड़ेगा, ये 14 तारीख को पता लगेगा। बिल्कुल। और ये डिस्क्लेमर देना हमेशा बहुत जरूरी हो जाता है। जब से हमने ये देखा है मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और इसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव, जो एक्सपेक्ट किया गया था या जो लग रहा था उससे बिल्कुल विपरीत उसके नतीजे सामने निकल कर आए। तमाम तरह के एग्जिट पोल, तमाम तरह के विश्लेषकों के विश्लेषण, तमाम चीजें जो हैं, तमाम एनालिसिस जो हैं वो धरे के धरे रह गए। और फिर बाद में पता चला कि ये तो जो जनता का के वोट है उसकी ठगी की गई, चोरी की गई, और वोट चोरी करके और बोगस वोटर्स पड़वा के और अलग अलग तरीके आजमा कर इस इलेक्शन को दरअसल उसकी डकैती की गई है। तो क्या बिहार में ये डकैती मुमकिन है? क्या बिहार में डकैत क्या इतना शातिर है कि वो इस तरह से उसने डकैती के लिए पूरी एक साजिश अपनी रची है कि पता भी ना चले और हो भी जाए? क्या ये है, या फिर इस बार जनता जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है? और सवाल ये भी है कि क्या ये जो बड़ा हम ट्रेंड देख रहे हैं, जो इतिहास रच रहा है बिहार वोटिंग परसेंटेज में, क्या इसको इस तरह से भी देखा जाए कि जब आप किसी को सप्रेस करते हैं, आप किसी को दबाते हैं, किसी के अधिकार को आप दबाते हैं, तो वो और बड़ी तादाद में बाहर निकल कर या और इस तरह से अपने अपने जो अधिकार हैं उसके बारे में वो बात करता हुआ नजर आ रहा है? क्या बिहार ऐसा ही करता हुआ? क्या शाकिब, आप ये मानेंगे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से क्या बिहार अलग है? क्योंकि एसआईआर यहां कराया गया, एक अलग तरीके की वोट चोरी की गई, ये कहना है विपक्ष का, और तमाम तरीके से बाकायदा तौर पर एक तरह का कि वीडियो उन्होंने बनाया है, ये स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कह लें, पवन खेड़ा ने लिफ्ट में जाकर उन्होंने दिखाया कि कैसे वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा है उस पर बाकायदा तौर पर पेपर लगाया गया है। तो ये सब किया जा रहा है, अधिकारियों के साथ मीटिंग की जा रही है, अमित शाह ने वहां पर डेरा डाला हुआ था, यानी कि हर चीज का इस्तेमाल तो वहां पर किया जा रहा है। और बीजेपी जैसी पार्टी से इलेक्शन जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन क्या आपको लग रहा है इस सब पर भारी पड़ रहा है जनतंत्र? जनता पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तमाम साम दाम दंड भेद जो अपनाती है, वो उसमें कहीं कोई मतलब कोई अजूबा या कुछ आश्चर्यजनक बात नहीं है, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन साथ साथ ये जरूरी है ये बता देना दर्शकों को कि जनता ने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा ली है कि उनका मैंडेट चोरी ना हो, उनकी मैंडेटरी की रिगिंग ना की जाए। एसआईआर ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ वोट चोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। 0.1% का भी शक नहीं है कि एसआईआर क्यों किया गया है। और आज एसआईआर के नतीजे सामने आए हैं। एसआईआर के नतीजों में ये हुआ है कि कई ऐसे लोग जो जीवंत रूप से मिले हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, इस चुनाव में वो वोट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उनका लिस्ट में नाम नहीं है। उनको किस कैटेगरी में उनका नाम हटाया गया है? डेथ की कैटेगरी में हटाया गया है, परमानेंटली शिफ्टेड की कैटेगरी में हटाया गया है, डुप्लीकेसी में हटाया गया है, घुसपैठिया बोल के हटाया गया। क्या रीजन है उसका उनको नहीं पता है। ये तो सामने दिखा है, छपरा में दिखा है, हम लोगों से भी, मुजफ्फरपुर से जब हम लोग बूथ पर लाइव कर रहे थे तो डीबी लाइव के लिए, तो वहां भी लोगों ने, एक साहब आए, उन्होंने कहा कि हमने तो वोट दे दिया लेकिन हमारे घर में हमारे 3 भाई हैं, उनका वोट नहीं बना, वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। हमने पूछा उनसे कि आपने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था? बोले हाँ, हम सब लोगों ने दिया था, लेकिन अभी तीनों भैया का हमारे नाम नहीं आया। तो ये तो खेल हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जनता ने भी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने में, अपने वोट की ताकत से।
और यही वजह है कि आज जनता इतने आप जिस तरह से आप बता रही हैं 105 साल 110 साल के लोग भी जो आमतौर पे थोड़ा उदासीन रहते हैं वोट देने को लेकर के, अपनी सेहत को लेकर के, उनको मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, मेरे जस्ट घर के सामने एक घर है, हम लोगों ने बचपन में उनकी गोद में खेला है, वो अब बिस्तर से उठ नहीं पाती हैं, उनको अगर डॉक्टर के यहाँ जाना होता है तो उनको गाड़ी में बैठने में 5 मिनट का टाइम लग जाता है। वो जाकर के उन्होंने वोट अपना पोल किया है, उनको ले गए उनके बेटे उठा करके रिक्शे पर, उन्होंने जाके वोट पोल किया है। तो ये एक दूसरा पहलू है इसका कि जनता अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है कि भाई आप हमारा वोट चोरी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि पोलराइज करने की बात जहां तक है, चुनाव ये पोलराइज नहीं कर पाए, इनका हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। ये इनको पहले फेज में समझ में आ गया। अमित शाह साहब बैठ करके क्या कर रहे थे, क्या वो करते हैं चुनाव जीतने के लिए। मेरा मानना यह है कि उनके हाथ में 2 जूते होते हैं, एक सोने वाला जूता होता है, एक चमड़े वाला जूता होता है। सामने बिठा के कहते हैं कौन सा वाला जूता चाहिए आपको, सोना वाला जूता चाहिए तो वो ले लीजिए, चमड़े वाला जूते का भी इंतजाम है मेरे पास में, सारी एजेंसियां उनके पास हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रात भर, और मैं आपको बता रहा हूँ पहले फेज की वोटिंग में भी ये खबर आई थी और आज भी ये खबर आई है कि कई जगहों पर पूरी रात विरोधी वोटर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, जो वोटर इन्फ्लुएंसर थे उनको डिस्टर्ब करने के लिए घरों से उठाया गया है, उनको डराया धमकाया गया है, पुलिस वाले घर पे जाके डरा धमका के आए हैं। पिछले बार की तो कई सारे विजुअल्स तक सामने आए हैं बूथ के करीब कि भाई वीडियो लोगों ने बना के सोशल मीडिया पे डाला है कि देखिए किस तरह से यहाँ पुलिस वाले आके हम लोगों को धमका रहे हैं, किस तरह से ये। तो वो एक अलग एपिसोड चल रहा था, लेकिन साथ में जनता का उत्साह, जनता के वोट देने की शैली, उसमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जनता अपना जेन्युइन वोट जो है वो हर हाल में कास्ट करना चाह रही थी। अब जनता ने किसको कास्ट किया ये तो ऑब्वियसली जैसे सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि 14 तारीख को पता चलेगा। अलबत्ता एग्जिट पोल में अभी बता देता हूं आपको, एग्जिट पोल में गोदी मीडिया का एग्जिट पोल आप देखेंगे तो उसमें 150 से 170 सीटें एनडीए को दिखाई जाएंगी, महागठबंधन को 70 से 80 सीटों के बीच में रखा जाएगा। ये एक पैटर्न उन्होंने सेट कर दिया है, पहले भी जो ओपिनियन पोल में दिखाया था वही एग्जिट पोल में भी दिखाया जाएगा, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल हमारा होगा, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं और मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल हमारा होगा रिजल्ट उसी के आसपास आपको 14 तारीख को दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो वोटिंग बिल्कुल, और आपने क्योंकि जिक्र किया है इसलिए एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आप हमेशा डीबी लाइव के एग्जिट पोल को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो रिजल्ट डे होता है तो आप एग्जैक्ट पोल जानने के लिए भी हमारे साथ बड़े पैमाने पर आप जुड़ते हैं। तो अगर आपको क्रेडिबल आपको चीजें देखनी है, क्रेडिबली आपको ये देखना है कि एग्जिट पोल किस तरह का है और क्या नतीजों से पहले एक तरह से नतीजे और रुझान अगर आपको देखने हैं तो आज 5 बजे से आप डीबी लाइव के साथ जरूर जुड़िएगा। देखिए, हम हमेशा ये डिस्क्लेमर जरूर देते हैं और फिर से दे रहे हैं कि ये वो है जो जमीन पर जाकर देखा गया है, जो लोगों से बात करके पता चला है, लोग क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है। लेकिन उसके अलावा जो खेल होता है, उस खेल के बारे में तो जाहिर सी बात है कि हम उसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकते, इसीलिए कई एग्जिट पोल हमारे गलत भी हुए हैं। लेकिन उस डिस्क्लेमर के साथ हम फिर से आपके सामने एग्जिट पोल अपने लेकर आ रहे हैं कि जो चुनावी धांधलियां हो रही हैं, जो सब कुछ हो रहा है, जो एक्सपोजे हो रहा है, जिस तरह से बोगस वोटर्स, एक जगह से कई वोटर्स, वो तमाम चीजें आप ये देख रहे हैं। उस सब के बीच हम ये एग्जिट पोल अपना लेकर आ रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में आपके सामने राजीव जी लेकर इसको हाजिर होंगे। और लेकिन सवाल यही कि सिद्धार्थ जी के पास में जाऊं जी। हमारे अभी जस्ट जब मैं शो में था तो राजीव जी का फोन आया था कि जुड़ना है। मैंने कहा मैं 5 बजे से कहीं और बिजी हूँ। सिद्धार्थ भाई, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, शाहरुख खान के फिल्म को लेकर के मैं पहले से प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि वो बम्पर हिट जाएगी, बाकी का नहीं पता है। लेकिन सिद्धार्थ जी के पास में जाऊं शाकिर, ये खासतौर पर सीमांचल का जो इलाका है वो हमने देखा कि इस बार जो सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आपने कल मुझसे कहा था कि ये बट नहीं रहा है, लेकिन क्या वोटिंग में भी वही ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है? क्या आपको लग रहा है कि किसी तरह का कोई बिखराव नहीं है? अक्सर हमने ये भी देखा है कि एक रात पहले एक तरह का एक कंसेंसस बनता है, एक तरह का एक ऐलान भी किया जाता है, अलग अलग मीडियम से इस बात को पहुंचाया जाता है कि भाई आप अपने वोट को बटने ना दें। लेकिन जाहिर सी बात है, मुसलमान भी कोई भेड़ बकरी नहीं है, उनकी भी अपनी
अपनी अकल है, सलाहियत है, वो जिस तरह से जिसको चाहे वोट करना चाहे, कि हर कोई ये सोचे कि यकमुश्त होकर वो एक जगह कर रहे हैं। लेकिन क्या देख रहे हैं आज आप, क्या आपके पास रिपोर्ट है ग्राउंड से? नहीं, देखिए सीमांचल को लेकर तो मैंने आपको बताया कि एक सीट पर मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है, अररिया की सीट जो है वहां पर जेडीयू को लीड है। मुसलमानों ने जेडीयू को वोट, शगुफ्ता को वोट किया है, बेसिकली जेडीयू को वोट नहीं किया है, क्योंकि जो उनके मौजूदा विधायक आबिदुर रहमान है कांग्रेस से, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसलिए वो वहां अपना स्थानीय विधायक बदलने के लिए उन्होंने शगुफ्ता को वोट किया है। बाकी कहीं मुसलमानों के वोट में कोई बिखराव नहीं हुआ है, वो इंटैक्ट रहा है महागठबंधन के पक्ष में। बाकी तमाम, और सीमांचल की 24 सीटों के बारे में मैं आपको बता दूं, 24 में से लगभग 22-23 सीटों पर इंटैक्ट है मुसलमान। और इस बार कोई छोटी पार्टियां, मतलब जो एक चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो या प्रशांत जी की पार्टी हो, प्रशांत किशोर की, उसका वो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। उनको अपने बस इतने ही भर वोट मिलेंगे जितना उनके उम्मीदवार की अपनी पर्सनल कैपेसिटी होगी, उनके रिश्तेदार दोस्तों का वोट मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन लड़ाई बेसिकली एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, और लोग जो है वो इस बार मुख्यमंत्री बदलने के लिए वोट कर रहे हैं। अपना विधायक चुनने से ज्यादा उनकी प्रायोरिटी मुख्यमंत्री बदलने को लेकर के लिए। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, ये क्या आपको लग रहा है कि ये जो इस बार बिहार का जो हम चुनाव देख रहे हैं, ये पहले से बहुत डिफरेंट जो है इस बार नजर आ रहा है? बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो बताते हैं कि चुनाव पहले से अलग है। ये चुनाव जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री चेंज करने का ये चुनाव है। लेकिन क्या आपको लगता है नीतीश की कोई एक तरह से सिंपैथी का भी क्या ये चुनाव है? क्या आखिरी चुनाव आपको लगता है एक तरह का गुड बाय, कोई गिफ्ट देने के इरादे में है? और क्या आपको ये भी लग रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी, इन दो पार्टियों को सबसे ज्यादा होने जा रहा है? मेरे ख्याल से इस चुनाव में अगर हम देखें तो बिहार में थोड़े से मुद्दे, शुरुआत में तो मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हुए, लेकिन बाद में ये चुनाव धीरे धीरे मुद्दों से हट गया, और मुद्दों से हट के वो एसआईआर पे आ गया। बिहार में हमें पता है बहुत सारे विषय हैं। मुख्य रूप से बिहार की दो समस्याएं हैं, एक है पलायन और दूसरा है अपराध, बढ़ता हुआ अपराध। इन दोनों मामलों में बिहार भारत में अव्वल है। सबसे ज्यादा पलायन भी भारत में बिहारियों का होता है और सबसे ज्यादा अपराध भी बिहार में होता है। उसके दो उदाहरण हैं। एक तो अगर मोदी सरकार खुद कह रही है कि उन्होंने 12,000 ट्रेनें छठ के लिए बिहारियों के लिए लगाई, तो कभी हमने ये नहीं सुना कि 12,000 ट्रेनें किसी गुजरातियों के लिए लगाई, कभी ये नहीं सुना कि 12,000 ट्रेनें तमिलनाडु से लगाई, सिर्फ बिहार से लगाई। इसका मतलब ही है कि बिहार से पलायन हो रहा है, ये भाजपा सरकार भी मान रही है। और दूसरा, जिस तरह से मोकामा में हमने घटनाक्रम देखा कि भाजपा का ही उम्मीदवार है, भाजपा का ही समर्थित उम्मीदवार है, वो सवर्ण है, वो किसी अवर्ण की हत्या कर देता है, ऐसा वहीं की भाजपा का ही पुलिस कहती है और उस उम्मीदवार को वो गिरफ्तार कर लेती है। इसका मतलब अपराध बढ़ रहे हैं। तो अपराध और क्या कहते हैं आपका पलायन, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण विषय बिहार के लिए मुद्दों के रूप में थे। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 2 फेज में जब चुनाव जिस समय हो रहे थे, उस समय इन मुद्दों से हटके बिहार ने थोड़े से अलग विषय को लेके इस बार को वोट दिया है। बिहार 2,500 साल से बिहार में एक डीएनए, बिहार का लोग बहुत बार मोदी जी डीएनए की बात करते हैं। बिहार का देखिए डीएनए एक है, वो है 2,500 साल पुरानी एक परंपरा है जिसमें कि ग्राम गणराज्य होते थे। मतलब बिहारी के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है, वो किसी दूसरे की बात वक्त सुनता नहीं है। बिहारी ना, उसके घर के सामने राजधानी एक्सप्रेस भी जा रही है तो कहता है कि अगर मंत्री के लिए राजधानी एक्सप्रेस स्टेशन में रुकेगी तो मेरे घर के सामने भी रुकेगी, वो चेन पुलिंग कर लेता है। मतलब बिहारी के साथ दिक्कत यह है कि वो किसी अथॉरिटी को नहीं मानता। अंदर से बिहारी एक तरह का रिबेल होता है। बिहारी अंदर से क्योंकि रिबेल होता है, वो किसी अथॉरिटी को नहीं मानता। ऐसे में कोई गुजरात से आए और कहे कि हम बिहार के लोगों को बहाकेंगे कि तुमको कैसे चलना है, तो मेरे ख्याल से बिहार इस बार वोट कर रहा है थोड़ा बहुत इस विषय को लेके। तो मेरे ख्याल से घाटा ज्यादा बीजेपी का होगा। बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है, वो पिछले बार जिस तरह का स्ट्राइक रेट था, वो स्ट्राइक रेट इस बार बीजेपी का नहीं होगा। एलजेपी को मेरे ख्याल से घाटा नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार उनको सीटें बिल्कुल नहीं आई थी, एक ही सीट आई थी। तो मेरे ख्याल से एलजेपी अपनी सीटों की बढ़ोतरी करेगा। जेडीयू भी अपनी सीटों की बढ़ोतरी करेगा और आरजेडी भी अपनी सीटों की बढ़ोतरी करेगा। कहीं न कहीं कांग्रेस भी अपनी सीटों की बढ़ोतरी करते हुए दिख रही है। लेकिन इन सभी पार्टियों की जो बढ़ोतरी है, उसमें घाटा होते हुए मुझे दिख रहा है बीजेपी का। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि जनसुराज और आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में एक बहुत बड़ा फोर्स बन के तो नहीं,
लेकिन खेल में कहीं ना कहीं ये लोग भी पिक्चर में रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं बिहार जो वोट करता है वो क्षेत्रीयता पर वोट करता है। और इस बार एक चीज जो बिहार में बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से उभरते हुए दिखी, जो कि इससे पहले बिहार में नहीं दिखती थी, वो है मेरे ख्याल से शायद आपके कुरान शरीफ में कहा गया इज्तिमाई शऊर कहा जाता है, मतलब उसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहा जाता है, सामूहिक इच्छा शक्ति। सामूहिक इच्छा शक्ति बिहार दिखा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है इस बार, जो कि सामान्य रूप से बिहार इस तरह के एक मुश्त होके सभी बिहारी एक ही तरफ जा रहा हो इस तरह का दिखता कम है, लेकिन इस बार वो दिखते हुए दिख रहा। अब ये किसके लिए जा रहा है? वो अपनी अस्मिता के लिए जा रहा है, किसी के हाँकने पर जा रहा है, क्योंकि हमें पता है गुजराती बिहारियों को हाँक रहे हैं। अब बिहारी उनके हाँकने पर उनके कहने के अनुसार जा रहा है, या रिबेल होने के कारण रिवोल्ट करके उसके खिलाफ विद्रोह करके अपने मन से एक रास्ता बना रहा है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा नतीजा बिहार का किसी भी तरफ आए, क्षेत्रीय दल लाभ में रहेंगे और राष्ट्रीय दलों का उस अनुपात में राष्ट्रीय दलों को घाटा होगा, क्षेत्रीय दल को लाभ, सभी कोई भी क्षेत्रीय दल हो उसको लाभ होते हुए मुझे दिख रहा है। और आपने देखा होगा कि ये तक खबर चलवाई गई कि मुकेश साहनी जो हैं वो एनडीए के संपर्क में हैं, और फिर आके उन्होंने कहा, बाकायदा तौर पे कहा कि मैं केस करूंगा उस चैनल पे। उसी चैनल का रिपोर्टर फिर उनके पास जाता है और कहते हैं कि मैं उस चैनल पे जो है वो केस करूंगा। जी, क्योंकि बीच में एक हवा उठ गई थी पूरे बिहार में, और हमें पता है, शाकिब साहब इस चीज को जानते हैं, जेडीयू ने अपने केडर्स को ये मैसेज दे दिया था बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि जहां जहां मेरे कैंडिडेट हैं वहां पर तो उसको जिताओ, लेकिन जहां पर मेरे कैंडिडेट नहीं है वहां पर बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारे ही नेता नीतीश कुमार को ही निपट देगा, इसीलिए तुम दूसरे क्षेत्रीय दलों को वोट डालो। तो एक बिहार में बहुत स्पष्ट संदेश, जिसको कहते हैं ना लोगों के बीच में लफाजी चल रही थी, बहुत स्पष्ट लफाजी, कि लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है, इस तरह की बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से चल रही थी। तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं था, तो उसने मुकेश सहनी जो कि उनके साथ हैं, ऐसे ही मतलब एक हवा उड़ा दिया कि वो तो चुनाव के बाद एनडीए में आ जाएंगे। अच्छा, अगर मुझे बताइए मुकेश सहनी चुनाव के बाद एनडीए में आ सकते हैं, तो नीतीश कुमार चुनाव के बाद महागठबंधन में क्यों नहीं आ सकते? दोनों तो उतना ही संभव है। दोनों में बड़ा कौन है? मुकेश सहनी को जितनी सीट आएगी और मुकेश सहनी जितनी सीटों पे लड़ रहे हैं, उतने सीटों से अगर वो उठा के वो एनडीए में आ सकते हैं चुनाव के बाद, तो नीतीश कुमार को तो मुकेश सहनी से ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं, वो ज्यादा सीटें जीतने वाले, तो वो भी तो संभव है कि नीतीश कुमार उनको छोड़ के इनके साथ महागठबंधन में आ जाए। तो इसीलिए फिर मैं कह रहा हूँ बिहार बहुत बिहार को समझना, मैं ईमानदारी से कहता हूं बिहारी होते हुए भी मैं क्लेम नहीं कर सकता हूं कि मैंने बिहार को समझा है, बहुत मुश्किल है, काफी विरोधाभास है। लास्ट कमेंट, नीतीश के इधर पाला पलटने कितने चांसेस देखते हैं आप शाकिब? क्या आपको लगता है वो बीजेपी से बेहतर वो प्रेफर करेंगे कि वो तेजस्वी को एक तरह से गिफ्ट देते हुए चले जाए, या अभी भी उनकी मुख्यमंत्री बने रहने की ख्वाहिश जो है वो इतनी ज्यादा है कि इन्हीं टर्म्स पे वो कोई बात करेंगे? मान लीजिए, फर्ज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि लगता है ऐसा नहीं है कि महागठबंधन को बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन फर्ज कर लीजिए कि अगर ऐसी जरूरत है तो। देखिए, नीतीश जी अगर मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हुए भी महागठबंधन में आना चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजे खोले गए। देखिए, एक बहुत बुनियादी चीज समझ लीजिए, मैं एक बुनियादी चीज आपको बता देता हूँ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। तेजस्वी अभी 36 साल के हैं। तेजस्वी के पास बहुत लंबा राजनीतिक करियर है। तेजस्वी 36 साल में नहीं बनेंगे, 40 साल में बनेंगे, 41 साल में बनेंगे। नीतीश जी के पास टाइम नहीं है। नीतीश जी की ये अंतिम राजनीतिक पारी है, एक बार और सही। लेकिन लालू और नीतीश, इन दोनों की आपसी सहमति है कि बिहार की पॉलिटिक्स की कमान या तो लालू के हाथ होगी या नीतीश के हाथ होगी, ना बीजेपी के हाथ रहेगी ना कांग्रेस के हाथ रहेगी। ये सिद्धार्थ भाई आपको जो बार बार कह रहे हैं ना रीजनल पार्टी, तो ये रीजनल पार्टीज की आपसी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो नीतीश को अगर ये लगेगा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो नीतीश तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना ज्यादा बेहतर तरीके से पसंद करेंगे बजाय भाजपा के मुख्यमंत्री का समर्थन करने के। और इन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की तो फिर तो मतलब कोई ताकत नहीं नीतीश जी को रोक पाएगी। अगर नीतीश जी की सहमति से, एक चीज समझ लीजिए, बिना नीतीश जी की सहमति के भाजपा का मुख्यमंत्री जब तक नीतीश जी मौजूद हैं बिहार में नहीं बनेगा। और धक्का मुक्की करके अगर इन्होंने कोशिश की कि हम नीतीश जी को हटा देंगे तो नीतीश जी के रास्ते जो है वो 14 फीट एक अन्य मार्ग से लेकर 10 सर्कुलर रोड के बीच की जो 14 फीट की सड़क है
उसको पार करने में नीतीश जी 14 मिनट नहीं लगाएंगे। और वहां तो लालू जी ओके। बोलते ही रहते हैं। लालू जी की और नीतीश जी की बॉन्डिंग ये है, मैं आपको बता देता हूँ विशा जी, कि मीसा भारती की जब शादी हो रही थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी विपक्ष में थे, तब जब वो गए थे उनके घर, मतलब मीसा की शादी में जब नीतीश जी शामिल होने पहुंचते हैं और वो अपनी रस्म अदायगी के बाद जब वापस होने लगते हैं, तो लालू जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटी को विदा किए बिना तुम कैसे चले जाओगे। और जब तक मीसा की रुखसती नहीं होती है तब तक नीतीश जी वहां बैठे रहते हैं। तो ये बॉन्डिंग जो है और चचा भतीजा के बीच, आप देखिए कि पूरे पूरे चुनावी कैंपेन को आप देखिए, तेजस्वी से लेकर राहुल के, राहुल गांधी ने एक शब्द नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं बोला है। तेजस्वी यादव ने आलोचना भी की है तो उन्होंने कहा है चचा अचेत अवस्था में है, चचा को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। चचा बुरे हैं नहीं बोला है, चचा को बुरे करने के लिए चचा को इन्होंने हाईजैक कर लिया है, उनको बुरा बोला है उन्होंने। तो डायरेक्टली नीतीश पर अटैक तेजस्वी ने भी नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा संकेत है अपने आप में कि मतलब पोस्ट पोलराइज। और ये लास्ट अपडेट देते हुए मैं जी आपके पास आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, एक लास्ट अपडेट दे दूं और फिर आपका लास्ट कमेंट और फिर मैं क्लोज करूंगी कि जो किशनगंज है वो शायद मैंने शुरू में एक गलत आपको यहाँ कोट कर दिया था, 66.10% यानी कि 66.10% जो है वो अब तक वोटिंग किशनगंज में सबसे ज्यादा हुई है। और ये मैं सिर्फ 3 बजे तक का बता रही हूँ आपको। ओवरऑल पूरे बिहार में 60.4%, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मन गदगद हो गया है। पिछली बार भी आपने देखा था कि पूरे नतमस्तक होकर एक तरह से उन्होंने धन्यवाद किया था, कहीं ना कहीं इमोशनल भी हो गए थे अपने उस मैसेज में वो, और अब फिर से वो गदगद होकर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लाइनों में जो लगे हुए वोट डालकर ही जाएं। और ये भी आपको बता दूं कि किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 66.10%। अब जो गोदी मीडिया है वो उसको जाहिर सी बात है किसी और तरीके से दिखाएगा कि देखिए मुस्लिम इलाकों में लोग किस तरह से वोट डाल रहे हैं, क्योंकि हर चीज पर उनको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही करना है। सिद्धार्थ जी लास्ट कमेंट आपका, जो आप कहना चाहते हैं। देखिए लास्ट कमेंट इतना ही है कि बस डीवी लाइव के दर्शक ये ध्यान में रखिए कि लोक नाम का पहलवान जिस दिन खड़ा हो जाता है ना, उस दिन तंत्र नाम का पिद्दी रातों रात सरेंडर कर जाता है। किसी को अगर शंका है तो बांग्लादेश देख लीजिए। बांग्लादेश में शेख हसीना को ये गलतफहमी थी कि वो 2/3 बहुमत से जीती हुई थी, उसको बहुत बड़ा उनको ये गलतफहमी थी कि वो बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन ये जो गलतफहमी लोगों के मन में भाजपा ने पेल के रखी है कि चुनाव आप जीत गए इसका मतलब आप बहुत लोकप्रिय हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। शेख हसीना 2/3 बहुमत से चुनाव जीती हुई थी, 7 महीने में वहां के लोगों ने लोग खड़ा हुआ और उनको रातों रात सरेंडर करवा के भगवा दिया। तो लोग जो होता है ये अब दिख रहा है बिहार में कि इस बार जैसे मैंने कहा ना, एक सामूहिक इच्छा शक्ति दिख रही है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक कलेक्टिव विल दिख रहा है कि लोग खड़े हो रहे हैं और एक तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं, एक तरह से बिहार संदेश दे रहा है कि हमको बाहर से हाँकना बंद करो, कहां जाना है कहां नहीं जाना है हमें पता है, हमको जहां जाना है हम जाएंगे, लेकिन हमको बाहर से आके हाँको मत। ये एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता हुआ बिहार दिख रहा है। बाकी तो जो 14 तारीख को होगा वो देखा जाएगा। जी बिल्कुल, 14 तारीख को इसका सबको जो है बेसब्री से इंतजार है। लेकिन क्या 14 तारीख से पहले, एग्जैक्ट रिजल्ट से पहले, क्या हमें जो एग्जिट पोल है उसमें क्या हमें उसकी बानगी देखने के लिए मिलेगी? क्या एक पिक्चर हमें नजर आएगी उसकी? मैं जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बात तो मैं नहीं करती, लेकिन ऐसे चंद मिनटों बाद आप डीबी लाइव पर जरूर देखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि 14 तारीख को किसके एग्जिट पोल जो हैं वो सही साबित हुए या फिर जनता ने अपने एग्जैक्ट रिजल्ट में कुछ और ही सोचकर, कुछ और ही मन बनाकर अपनी तमाम चीजों को रखा तो और सबके एनालिसिस जो है वो धरे के धरे रह गए। ये तमाम चीजें हैं क्योंकि जो पूरा का पूरा चुनाव है वो स्पेकुलेशंस का जो है वो खेल है। जनता के मन में क्या है, वो क्या सोच रही है, ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल ही होता है। बहुत शुक्रिया शकीब साहब आपका और सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। चंद मिनट बाद आप जुड़े रहिए डीबी लाइव के साथ। राजीव जी आपके साथ होंगे एग्जिट पोल लेकर। नमस्कार।